तो बच्चों पर्सनल अकाउंट्स को 3 भागों में डिवाइड किया है मैंने, एक्चुअली होते भी 3 ही हैं, पर्सनल नेचुरल पर्सन, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये 3 तरह के पर्सनल अकाउंट एक बिजनेस को डील करने होते हैं, मतलब 3 तरह के पर्सनल अकाउंट्स के साथ बिजनेस को डील करना पड़ता है, उसकी अकाउंटिंग करनी होती है। नेचुरल पर्सन जैसा नाम से ही आपका पता चल रहा है, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, मतलब ह्यूमन बीइंग इसके अंदर कवर है, जिसके ब्लड्स और वेसल्स होते हैं वो सब ह्यूमन बीइंग है, जैसे मोहन, राम, श्याम, ओनर्स कैपिटल, ड्राइंग अकाउंट, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। जिन नेचुरल पर्सन्स के साथ बिजनेस ने डील किया है, और एक बात जरूर ध्यान रखना, अमाउंट इज लेफ्ट टू बी पेड और टू बी रिसीव्ड। कुछ ना कुछ अमाउंट मॉनेटरी पैसा लेन देन बाकी रहना चाहिए, आउटस्टैंडिंग रहना चाहिए। राम से मुझे कुछ लेना है, मोहन को मुझे कुछ देना है, ओनर से मैंने कैपिटल ली है तो वो मुझे चुकानी है, ओनर ने ड्राइंग करी है तो उस पर इंटरेस्ट लेना है, ठीक है। डेटर्स जिसे मैंने उधार बेचा था उससे पैसा लेना है, क्रेडिटर जिससे मैंने उधार क्रेडिट पर परचेज किया था पैसा देना बाकी है। यानी कि नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट हो, अकाउंटिंग केवल तभी की जाएगी बच्चों, हाँ ध्यान से सुनिए, अकाउंटिंग केवल तभी की जाएगी जब अमाउंट इज लेफ्ट टू बी पेड और टू बी रिसीव्ड। कुछ ना कुछ मॉनेटरी टर्म्स में पैसे का लेन देन बाकी रहना चाहिए। हम बिजनेस में केवल उन्हीं व्यक्तिगत खातों की अकाउंटिंग करते हैं, पर्सनल अकाउंट की अकाउंटिंग करते हैं जिन पर्सन से हमें कुछ लेना देना बाकी होता है, यानी उन्हें याद रखने के लिए कि कितना पैसा लेना है और कितना पैसा देना है, तभी हम पर्सनल अकाउंट की रिकॉर्डिंग करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं बच्चों। अकाउंटिंग का मतलब ही यही है कि याद रखा जाए किस व्यक्ति को, किस पर्सन को कितना पैसा देना है, किस पर्सन से कितना पैसा लेना है। ये बात जरूर ध्यान रखना बच्चों, यदि पैसे का लेन देन बाकी नहीं रहा, हिसाब बराबर हो गया, चुकता हो गया, कोई लेन देन बाकी नहीं रहा, तो उस पर्सनल अकाउंट की हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। किसी पर्सन से रिलेटेड कुछ लेन देन बाकी रहता है तभी पर्सनल अकाउंट की अकाउंटिंग की जाती है। अमाउंट इज लेफ्ट टू बी पेड और टू बी रिसीव्ड। बच्चों ये बात बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल मतलब ब्लड और वेसल्स नहीं है, खून और रुधिर कणिकाएं उसके अंदर नहीं है, तो फिर वो कैसा पर्सन है सर? फिर वो कैसा पर्सन है? अरे वो इसलिए पर्सन है क्योंकि वो एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूट है, एक बैंक है, एक स्कूल है, एक इंश्योरेंस कंपनी है, एक एनजीओ है, कुछ भी हो सकता है। वो कंपनी भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है, बैंक भी हो सकता है, स्कूल भी हो सकता है। मतलब सर उसका फिजिकली एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग एग्जिस्टेंस नहीं होता। हाँ सर, उसका फिजिकल ह्यूमन बीइंग के रूप में एग्जिस्टेंस नहीं होता, तो फिर वो कैसे पर्सन है सर? उसे एक सेपरेट एंटिटी के रूप में, एक पृथक संस्था के रूप में, एक इंस्टीट्यूशन के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस प्राप्त है, उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी उसे प्रोवाइड की गई है। अब वो आइडेंटिटी आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। नेचुरल आइडेंटिटी तो हमारी है, ह्यूमन बीइंग की। अब किसी की आइडेंटिटी नेचुरल नहीं है, बट वो आर्टिफिशियली क्रिएट की गई है। किसके द्वारा? किसी संस्था के द्वारा उसे लाइसेंस प्रोवाइड कर। जैसे एक कंपनी है बच्चों, कंपनी है तो कंपनी एक पर्सन है क्या? हाँ सर, कंपनी एक पर्सन। सर कंपनी के हाथ पैर तो होते नहीं है, ब्लड वेसल्स तो होते नहीं है। बैंक एक पर्सन है क्या? हाँ, बैंक भी एक पर्सन है, उसके भी हाथ पैर नहीं होते, ब्लड और वेसल्स नहीं होते, तो फिर ये कैसे पर्सन है? क्या स्कूल एक पर्सन है? एक इंस्टीट्यूट एक पर्सन है? हाँ बच्चों, ये सभी एक पर्सन है। क्या एक इंश्योरेंस कंपनी एक पर्सन है? बिल्कुल वो भी एक पर्सन है। क्या एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक पर्सन है? बिल्कुल वो भी एक पर्सन है। कैसे सर, जल्दी बताइए। उनके हाथ पैर तो होते नहीं है, ब्लड और वेसल्स तो होते नहीं है सर, वो कैसे पर्सन है? बच्चों वो नेचुरल पर्सन तो नहीं है, पर उन्हें, ध्यान से सुनिएगा, उन्हें एक संस्था के रूप में, एक कंपनी के रूप में, एक फर्म के रूप में, एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य करने के लिए एक पृथक अस्तित्व दिया गया है, सेपरेट एंटिटी दी गई है। वो एंटिटी आर्टिफिशियली उन्हें प्रोवाइड की गई है थ्रू द लाइसेंसिंग रूट, थ्रू द रजिस्ट्रेशन रूट। एक कंपनी जो होती है बच्चों, ध्यान से सुनिए, उसे कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड होकर कार्य करने का अधिकार तभी मिलता है, राइट टू वर्क एज ए कंपनी तभी मिलता है जब उसे कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड किया जाता है, यानी कि उसे रजिस्ट्रेशन का लाइसेंस और सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है।
जिसे बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? COI, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब समामेलन का सर्टिफिकेट, कंपनी के अस्तित्व में आने का सर्टिफिकेट। ये देता कौन है कंपनी को? ये देता है ROC। सर ROC मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ये कंपनी को रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करने वाले लोग होते हैं। ये रजिस्ट्रार एक ऑफिस होता है कि एक पर्सन होता है? एक पर्सन होता है। हमारे देश में कितने रजिस्ट्रार हैं सर? हमारे देश में 22 रजिस्ट्रार हैं बच्चों। हाँ, यानी कि देश के कोने कोने में अलग अलग 22 लोगों से आप कंपनी को रजिस्टर करा सकते हो। वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देंगे, यानी कि आपको लाइसेंस देंगे एक कंपनी के रूप में कार्य करने का। उसके लाइसेंस से क्या होगा सर? लाइसेंस से ये होगा कि आप एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में जाने जाओगे। क्यों सर पर्सन के रूप में? कैसे? क्योंकि बच्चों किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी तरह की डीलिंग, किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन बिजनेस के साथ एक पर्सन ही कर सकता है। या तो वो नेचुरल पर्सन होगा या फिर वो आर्टिफिशियल पर्सन होगा। कंपनी को रजिस्ट्रेशन मिल जाने के बाद कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में रजिस्टर्ड होती है, एक पृथक व्यक्ति के रूप में जानी जाती है। बस वो नेचुरल नहीं होता है, आर्टिफिशियल होता है। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये होता है कि कंपनी अब इस लाइसेंस के मिलने के बाद अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है किसी भी दूसरे व्यक्ति से, थर्ड पार्टी से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी फर्म से। कंपनी अब अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। किसी भी सप्लायर से जिससे गुड्स खरीदे जाते हैं उससे भी कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। मतलब कंपनी का कोई डायरेक्टर, मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी की लेटर हेड पर, कंपनी के अंडर द सील एंड कंपनी के अंडर द सील वो लेटर हेड पर ही कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। मतलब वो माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के नाम से हुआ है। जैसे एक स्कूल एक संस्था है तो संस्था के रूप में रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट उसको मिलता है जिस भी संस्था के अंदर वो स्कूल रजिस्टर्ड हुआ है। तो अब स्कूल जितनी भी पार्टीज के साथ डील करता है वो सर एक स्कूल के नाम से की जाती है। मतलब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो स्कूल के नाम से होंगे, स्कूल के प्रिंसिपल के नाम से नहीं होंगे, MD के नाम से नहीं होंगे। एक इंस्टीट्यूट है, एक बैंक है, तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जितनी भी डीलिंग्स होगी अब बैंक के नाम से होगी। तो वो नाम से कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार ही तब मिलता है जब उसको आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में आइडेंटिटी मिलती है। और आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में कार्य करने की आइडेंटिटी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के थ्रू मिलती है बच्चों। तो बात समझ में आई होगी कि बिजनेस को कुछ आर्टिफिशियल पर्सन से भी डील करना होता है। जैसे NGOs हो गए, कंपनी हो गई, फर्म हो गई, दे डू नॉट हैव द फिजिकल एग्जिस्टेंस एज ह्यूमन बीइंग बच्चों, बट देखिएगा, पढ़िएगा, दे गॉट द लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन टू वर्क एज ए सेपरेट पर्सन। मतलब उन्हें एक सेपरेट पर्सन के रूप में कार्य करने के लिए अधिकार तभी मिल पाता है जब उनके पास लाइसेंस होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, टू वर्क एज ए सेपरेट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है एक फर्म, बिजनेस को एक फर्म्स के साथ, फर्म कई तरह की फर्म्स के साथ डील करना पड़ता है, ABC लिमिटेड, PQR लिमिटेड, एक्सेट्रा। कंपनीज के साथ भी बिजनेस को डील करना पड़ता है, तो वो जो कंपनीज हैं वो आर्टिफिशियल पर्सन है। इंस्टीट्यूट्स के साथ भी करना पड़ता है, बैंक के साथ भी करना पड़ता है, इंश्योरेंस कंपनी, क्लब्स हो गए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गए, दे ऑल हैविंग द लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन एंड हैविंग अ राइट to work as a separate persons while dealing with our business organization। पर अकाउंटिंग कब की जाएगी बच्चों? ये याद रखना, जब इन आर्टिफिशियल पर्सन्स से बिजनेस को कुछ भी मॉनेटरी टर्म में लेना या देना बाकी रह गया हो, यानी कि any outstanding amount is left to be paid or to be received, then only accounting for the personal transactions will be done। Accounting for natural person, either accounting for artificial persons can only be done in the books of accounts only in case of amount is left to be paid to them or left to be received from them। समझ में आती है बात बच्चों? हाँ, अकाउंटिंग का रूल अभी हमने नहीं सीखा है, अभी हम केवल यही समझ रहे हैं कि ये पर्सन होते कौन कौन है सर, जिनको बिजनेस के साथ डील करना होता है। तीसरे तरह के पर्सनल अकाउंट जो होते हैं बच्चों, वो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है मुझे बताइए बच्चों? मतलब एक ऐसे पर्सन्स के अकाउंट
जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक मास को या एक कम्युनिटी को, एक समूह को। मतलब ये एक अकाउंट है, पर इसमें सेम कैटेगरी के अलग अलग पर्सन हैं जिनके साथ बिजनेस ने डील किया है और जिनके रेस्पेक्ट में बिजनेस को या तो कुछ पैसा देना बाकी है या फिर कुछ पैसा लेना बाकी है। यानी कि ये एक पर्टिकुलर अकाउंट है, सबके समूह को, सबके ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेशन को एक अकाउंट के रूप में नाम दिया जाता है, जिनको एक ग्रुप में कैटेगराइज इसलिए किया जाता है क्योंकि इन सभी के साथ एक ही तरह का अमाउंट या तो लेना बाकी है या फिर देना बाकी है। ये ध्यान से समझिएगा बच्चों, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मान लो बिजनेस को ये सभी एम्प्लॉयज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एम्प्लॉयज हैं। हर एम्प्लॉय के 10,000 रुपए सैलरी के रूप में देना बाकी है, ठीक है। तो ये कहलाएगा, ये अकाउंट कहलाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मतलब एक एक कैटेगरी ऑफ पर्संस को ग्रुप करते हुए जो अकाउंट क्रिएट किया गया है, उन्हें जो रिप्रेजेंट करता है वो अकाउंट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। उसका एक नाम ये है आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या है बच्चों? आउटस्टैंडिंग सैलरी। मतलब हिंदी में बात करूं, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, सैलरी का मतलब होता है वेतन। तो बताओ बिजनेस के द्वारा कितना बकाया वेतन है अपने एम्प्लॉयज का? बताइए 80,000 रुपए। तो हम अलग अलग न लिखकर टोटल लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी 80,000 रुपए। मतलब सेम अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, सेम कैटेगरी ऑफ पर्सन के रेस्पेक्ट में। एक ही तरह का अमाउंट, एक ही तरह की ट्रांजैक्शन सेम कैटेगरी ऑफ पर्संस के रेस्पेक्ट में यदि रिप्रेजेंट करती है और कुछ लेना देना बाकी होना जरूरी है। ये थंब रूल बनाना ना पर्सनल अकाउंट के अकाउंटिंग के रेस्पेक्ट में। अकाउंटिंग केवल तभी करेंगे जब कुछ लेना देना बाकी है। तो सेम ग्रुप ऑफ पर्संस से सेम कैटेगरी ऑफ अमाउंट के रेस्पेक्ट में कुछ लेना बाकी है या कुछ देना बाकी है, तो वो सेम कैटेगरी ऑफ ट्रांजैक्शन, वो सेम कैटेगरी ऑफ ट्रांजैक्शनल अकाउंट आउट यहां पर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहता है। क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? एक ग्रुप ऑफ पर्संस को, एक ग्रुप ऑफ कैटेगरी ऑफ पर्संस को। कौन से ग्रुप ऑफ कैटेगरी ऑफ पर्सन? जिसके लिए सैलरी देना बाकी है। समझ में आ रही बात बच्चों? तो व्हेन एन अकाउंट लेट्स से आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट करता है ए पर्टिकुलर पर्संस और ग्रुप ऑफ पर्सन, एक पर्टिकुलर, इसमें एक व्यक्ति भी हो सकता है ऑब्वियसली, जिसके लिए सैलरी बाकी है तो उसको भी आउटस्टैंडिंग सैलरी ही लिखा जाएगा। जो एक पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है वो अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट कहलाता है। जैसे एग्जांपल, सैलरी आउटस्टैंडिंग, बकाया सैलरी, इसको बोलेंगे बकाया। अब बकाया सैलरी का मतलब देना बाकी है, देना बाकी है तभी तो पर्सनल अकाउंट में कवर किया गया है और तभी उसकी अकाउंटिंग की जाएगी। देना लेना बाकी नहीं होता तो अकाउंटिंग नहीं की जाती। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड का मतलब ये चारों चीजें है ना बच्चों जो लिखी मैंने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बहुत डिटेल में एक पूरा लेक्चर बनाऊंगा बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ, तब जाकर ये समझ में आएगा। बस अभी थोड़ा सा समझ लो। प्रीपेड का मतलब है अगले साल देनी थी सैलरी, इसी साल दे दी। इनकम टैक्स का पेमेंट अगले साल करना था, इसी साल कर दिया, ठीक है। रेंट का पेमेंट अगले साल करना था, इसी साल कर दिया, तो वो कहलाएगा प्रीपेड। आपके मोबाइल में रिचार्ज कराते हो ना आप, प्रीपेड पेमेंट पहले करते हो, सर्विसेज बाद में मिलती है, टेलीकॉम सर्विसेज बाद में मिलती है। तो बाद में मिलती है मतलब बेनिफिट मिलता है। खर्चा आज कर रहे हो, बेनिफिट फ्यूचर में अगले साल मिलेगा सर्विसेज के फॉर्म में। तो होती तो ये असेट है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या कहलाएगी? असेट। क्यों कहलाएगी? डिटेल में देख लेंगे, टेंशन मत लो। पर प्रीपेड एक्सपेंस रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ पर्सन को या एक पर्सन को जिसके रेस्पेक्ट में आपने पेमेंट पहले ही कर दिया है, एडवांस में कर दिया है प्रीपेड, और उसके रेस्पेक्ट में सर्विसेज, उस व्यक्ति से बेनिफिट्स मिलना बाकी है। किसी एम्प्लॉय को आपने सैलरी एडवांस में पे कर दी अगले साल की, तो वो अगले साल नेक्स्ट ईयर आपको एम्प्लॉयमेंट की सर्विसेज देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा। एम्प्लॉयमेंट की सर्विसेज देने के लिए वो बाउंड है, या सुनो। तो मॉनेटरी टर्म में या तो लेना देना बाकी हो या नॉन मॉनेटरी यानी कि सर्विसेज के फॉर्म में भी लेना देना बाकी हो, तो भी पर्सनल अकाउंट को क्रिएट किया जाता है। यहां पर प्रीपेड एक्सपेंस के अंदर प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड सैलरी या प्रीपेड एक्सपेंस किसी भी तरह का हो, यदि आपने पहले उसका भुगतान कर दिया है तो उसके बेनिफिट्स और उसकी सर्विसेज फ्यूचर में आपको मिलना तय है, मिलने वाली है। वो उस व्यक्ति को ये अकाउंट बाउंड करेगा, बाध्य करेगा
कि तू मुझे मेरे बिजनेस में ये सर्विसेज देने के लिए बाउंड है, बाध्य है। क्यों? क्योंकि मैंने इसके रेस्पेक्ट में तुझे एडवांस में पेमेंट कर दिया है। तो उसकी बाध्यता को कौन दर्शाएगा? ये अकाउंट दर्शाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट। इसलिए उससे सर्विसेज हमें लेना बाकी है, इसलिए इसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे एज ए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एक्रूड इनकम, देखो एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम सब डिटेल में देखेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूं, बस इस कॉन्सेप्ट से जितना टच करता है केवल उतना ही समझा रहा हूं बच्चों। एक्रूड इनकम क्या होता है सर? बच्चों बिजनेस में इनकम की भी बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है, बताओ आप, होती है कि नहीं होती है? होती है सर, बिल्कुल होती है। आप बताओ, आप बताओ, हाँ आप बताओ, देख रहे हो, होती है ना, इनकम भी होती है बिजनेस में, ठीक है, हाँ बहुत सारी इनकम की ट्रांजैक्शंस होती है। अब एक्रूड ये कौन सी बला है सर? ऐसी इनकम जो इस साल एक्रू तो हो गई है, एराइज तो हो गई है, बट रिसीव नहीं हुई। ये कौन सी इनकम होती है सर? ये कौन सी इनकम है? मान लो आपका बिजनेस है प्रॉपर्टी को रेंट पर देना, आप प्रॉपर्टी को क्या करते हो? रेंट पर देते हो। अब आपके किराएदार ने किराए पर तो ले लिया आपकी प्रॉपर्टी, बिल्डिंग जो भी थी, पूरे 12 महीने की अकाउंटिंग करते हो, उसमें से उसने 4 महीने का किराया नहीं दिया। तो ये जो 4 महीने हैं एंड ऑफ द ईयर, मान लो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च को उसने किराया नहीं दिया, पर उसने रेंटल सर्विसेज तो ली, टेनेंसी की सर्विसेज तो उसने एक्वायर करी। ये सुनो, 4 महीने वो क्या खाली करके चला गया? नहीं, उसने टेनेंसी की सर्विसेज ली, पर क्या उसने उसका रेंट दिया? नहीं। तो एक्रूअल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है? एक्रूअल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ये कहती है कि जो इनकम किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर से रिलेट करती है, एक्सपेंस की भी बात करती है पर इनकम का पॉइंट है इसलिए इनकम की बात कर रहा हूं, जो इनकम किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर, 12 मंथ अकाउंटिंग ईयर से रिलेट करती है, और उसी अकाउंटिंग ईयर में यदि उस इनकम को जनरेट करने के लिए आपने सर्विसेज दी है या गुड्स को सेल किया है, तो वो इनकम उसी अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड की जाएगी। ध्यान से सुनो बच्चों, इनकम को जनरेट करने के 2 सोर्स होते हैं, एक तो गुड्स सेल किया जाता है या फिर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। हमारे एग्जांपल में हमने क्या किया है? टेनेंसी की, किराएदारी की सर्विसेज दी है, बिल्कुल दी है सर, चालू तो है ना, हाँ टेनेंसी की सर्विसेज हमने दी है। तो ये 4 महीने की भी हमने किराए पर सर्विसेज दी थी इस साल, तो इनकम इस 4 महीने की भी इसी अकाउंटिंग ईयर में एक्रू, एराइज हुई कि नहीं हुई? ये बताओ। बिल्कुल हुई सर। तो एक्रूड इनकम कहलाएगी, क्या कहलाएगी? एक्रूड इनकम, ये कहलाएगी एक्रूड इनकम। मतलब एक ऐसी इनकम जो इसी अकाउंटिंग ईयर में एक्रू तो हुई है, बिकॉज वी हैव प्रोवाइडेड सम टाइप ऑफ काइंड ऑफ सर्विसेज for that services to accrue that income, to arise that income, to earn that income। उस इनकम को कमाने के लिए हमने सर्विसेज इसी साल दी है और वो इनकम कमाई भी इसी साल गई है, पर वो रियलाइज नहीं हुई, रिसीव नहीं हुई। मतलब ये उसी तरह का है जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, खर्चा बाकी रह गया, पे नहीं किया, खर्चा था इस साल का, तो यहां भी ये इनकम है इस साल की बट रिसीव नहीं हुई। तो एक्रूअल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग तो यही कहता है कि इनकम जिस साल की है उसे उसी साल रिकॉर्ड करो, अकाउंट फॉर करो। तो इस इनकम को भी, चाहे रेंट इनकम हो, चाहे कमीशन इनकम हो या किसी भी तरह की इनकम हो, इसी साल अर्न की गई है, इसी साल कमाई गई है, इसी साल एक्रू हुई है, इसी साल अराइज हुई है, तो इसकी अकाउंटिंग भी इसी पर्टिकुलर 12 मंथ के अकाउंटिंग ईयर के अंदर ही होनी चाहिए। चाहे ये इस साल रिसीव न हुई हो, कैश न मिला हो, किराएदार ने पैसा नहीं दिया, अगले साल देगा, तो रिकॉर्ड तो इसी साल किया जाएगा क्योंकि इनकम तो इसी साल की है। तो बच्चों एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने का जो किराया आपने सर्विसेज तो दे दी, नहीं मिला, तो उसे बैलेंस शीट में दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? यानी कि बच्चों अगले साल कुछ लेना देना बाकी है ना, तो उस अकाउंट के बैलेंस अगले साल ट्रांसफर होते हैं, ये समझना बात। यहां पर किराया 4 महीने का लेना बाकी है, तो वो देगा कब? उस टेनेंट को बुलाओ, कब देगा भाई? उसने कहा अगले साल दूंगा, अप्रैल में दे दूंगा, तो अप्रैल तो अगले साल पड़ता है। तो बच्चों बैलेंस शीट में उसे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि जब नेक्स्ट ईयर से किसी भी ट्रांजैक्शन का कुछ भी लेना देना शेष रहता है, नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है, तो नेक्स्ट ईयर में ले जाना पड़ता है उसे। और नेक्स्ट ईयर में ले जाने के लिए हम क्या करते हैं? बैलेंस शीट में ले जाते हैं, बैलेंस शीट में ले जाते हैं। इसी साल रखना है, राइट ऑफ करते हैं, P&L के अंदर करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट ईयर में पैसा मिलेगा,
तो मिलेगा तो बेटा बैलेंस शीट में दो साइड होती है, एक असेट होती है, एक लाइबिलिटी होती है। असेट्स में उसे रखते हैं जहाँ इनफ्लो हो, बेनिफिट्स हो, तो यहाँ पर तो रेंट मिलेगा तो बेनिफिट ही है। क्या है ये? बेनिफिट। तो इसको असेट में रखेंगे, डिटेल में बताऊंगा, मत टेंशन लो। पर ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट क्यों है? क्योंकि वो टेनेंट जिससे हमने सर्विसेज तो दे दी, पर जिससे किराया लेना बाकी है, तो ये अकाउंट जो है उस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, या ग्रुप ऑफ पर्सन, बहुत सारे किराएदार थे, उन्हें रिप्रेजेंट करता है, और उससे पैसा लेना देना बाकी भी है, इसीलिए उसे यहां पर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट में रिकॉर्ड भी किया जाएगा। तो एक्चुअली एक्रूड इनकम असेट होती है बच्चों, क्योंकि यहां पर इनफ्लो जनरेट होंगे। अब अनअर्न्ड इनकम, जिसको इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी बोलते हैं, किराएदार, उल्टा केस, बिल्कुल उल्टा। किराएदार ने अगले साल का भी, अगले साल में क्या आता है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का रेंट हमें इसी साल एडवांस में दे दिया। लो साहब, मुझसे खाली मत करवाना, मुझसे मकान खाली मत करवाना, मुझसे यहाँ पर मल्टी खाली मत करवाना, ये किराया अगले महीने, अगले साल के 4 महीने का आप एडवांस में पकड़ो। तो बच्चों एक बात बताओ कि अब 31 मार्च को जब साल खत्म हो रहा है, जो किराया और इनकम आप एडवांस में लेकर बैठ गए, उसके लिए आपको सर्विसेज देना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अगले साल के अप्रैल, मई, जून, जुलाई जिसका किराया आप एडवांस में लेकर बैठ गए, उसके लिए आपको सर्विसेज यानी कि टेनेंसी की सर्विसेज देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी? किराए की सर्विसेज, सेवाएं देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी? यस, देनी पड़ेगी। जैसे किसी डेटर से, कस्टमर से आपने पैसा एडवांस में ले लिया कि सर अगले साल हमें 50,000 की सप्लाई कर देना, पैसा एडवांस में पकड़ो, अगले साल करना अप्रैल, मई, जून, जुलाई में 12,500 करके अप्रैल, मई, जून, जुलाई में 4 महीने में 50,000 की सप्लाई कर देना, मार्च में ये पैसा पकड़ो, जेब में ठूस दिया उसने। तो वी आर बाउंड टू प्रोवाइड, टू सेल द गुड्स और प्रोवाइड द सर्विसेज। तो यदि हमें सर्विसेज देना बाकी है या हमें सप्लाई ऑफ गुड्स करना बाकी है, जिसके लिए हम एडवांस में पैसा ले चुके हैं, तो बच्चों वो ग्रुप ऑफ पर्सन जिसके लिए सर्विसेज परफॉर्म करना बाकी है, जिन्हें गुड्स को सेल करना बाकी है, जिसके लिए एडवांस पैसा ले चुके हो, उन ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट कहेंगे, और उसे भी बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हो, आप बिजनेसमैन हो, आपकी लायबिलिटी बनती है। यू आर बाउंड टू सप्लाई योर सर्विसेज, you are bound to render your services और bound to supply your goods in upcoming year। तो ये जो अकाउंट है, ये अनअर्न्ड इनकम अकाउंट और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट दोनों एक ही नाम है, एक ही चीज है। ये आपको ये चिक कर ये बताएगा कि जो पैसा आपने एडवांस में लिया है, जो इनकम आपकी अनअर्न नाम से पता चल रहा है, अर्न नहीं हुई, ये इनकम इस साल अर्न नहीं हुई, ये तो अगले साल की इनकम है जो एडवांस में मिल गई। तो इसके लिए आपको सर्विसेज देनी पड़ेगी, गुड्स की सप्लाई करनी पड़ेगी, जिसके लिए आप एडवांस में पैसा ले चुके हो। तो आपकी ये लायबिलिटी बनती है, इसीलिए इसको लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है बच्चों, इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है, और डिटेल में बता देंगे। अभी आपको केवल इतना ही समझना है कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट में उन पर्सन्स और ग्रुप ऑफ पर्सन्स के अकाउंट्स को कवर किया जाता है जिनसे या तो कुछ लेना बाकी है या कुछ देना बाकी है। कब? अपकमिंग ईयर में, नेक्स्ट ईयर में। यदि आपने पैसा एडवांस में ले लिया तो सर्विसेज देना बाकी है, यदि कस्टमर से पैसा लिया तो गुड्स सेल करना बाकी है, तो सर्विसेज भी देना बाकी है, तो भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट है। और उनका नाम लिखकर उनके पर्सनल अकाउंट को रिकॉर्ड कर अकाउंटिंग, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंटिंग में यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। या फिर कुछ पैसा लेना बाकी है जिसके लिए सर्विसेज आप दे चुके हो, ठीक है, वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। कुछ एक्सपेंसेस हो गए बिजनेस के, पर उसका पेमेंट आपने नहीं किया, तो जिनको पेमेंट आपको करना है उनका भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट में नाम लिखकर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये अलग अलग अकाउंट्स होते हैं। तो बच्चों पर्सनल अकाउंट को ये 3 भागों में कैटेगराइज किया जाता है, जिसको डिटेल्ड मैनर यहाँ पर मैंने समझा दिया है। अब अकाउंटिंग का रूल यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि कब किसी पर्टिकुलर अकाउंट को डेबिट किया जाता है, कब किसी पर्टिकुलर अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, इन रेस्पेक्ट ऑफ नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पर रब कर रूल ऑफ अकाउंटिंग यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ। अब आएगा मजा, क्योंकि अब आएगी असली चीज समझने वाली अकाउंटिंग की, कि सर रूल क्या है, किस तरह से अकाउंटिंग करते हैं, वो अब हम समझेंगे। यदि बिजनेस को इन 3 तरह के पर्सन्स से डील करना है,
तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो यहाँ सीखने वाले हैं बच्चों। तो नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं हट गया हूँ, पॉज करवा लो अभी इसको, अभी पॉज करवाओ, इसी सेकंड पॉज करवाओ, ठीक है। और मैं भी यहाँ पर पॉज कर कर फिर कुछ लिखता हूँ, नोट करता हूँ, फिर अनपॉज कर कर आपको समझाऊंगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, पर्सनल अकाउंट्स में अकाउंटिंग कैसे की जाती है। अब यहां पर हियर कम्स द पिक्चर ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अभी हमने डबल एंट्री सिस्टम सीखा था जिसमें हमने कहा था कि सम अकाउंट्स विल बी डेबिटेड एंड विद द इक्वल सम अकाउंट्स विल बी डेबिटेड, इक्वल सम से कुछ अकाउंट क्रेडिट किए जाएंगे। अमाउंट सेम होना चाहिए डेबिट का और क्रेडिट का। ये डबल एंट्री सिस्टम में हमने सीखा था, अभी कॉन्सेप्ट सीखा था। तो बच्चों जो डेबिट किया जाता है ना, डेबिट किया जाता है वो DR, उसको शॉर्ट में लिखा जाता है DR, ठीक है। और जो क्रेडिट किया जाता है उसको शॉर्ट में CR बोलते हैं, पर लिखा नहीं जाता है CR बच्चों। अभी किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है समझेंगे, पर रूल क्या होता है, रूल क्या होता है सर यहाँ पर पर्सनल अकाउंट में, ये समझने वाली बात है। डेबिट द रिसीवर फ्रॉम बिजनेस, मतलब जो पर्सन है ना, जो पर्सन बिजनेस के साथ डील कर रहा है, यदि वो बिजनेस से कुछ भी रिसीव कर रहा है, कुछ भी रिसीव कर रहा है, हाँ, समथिंग हैज टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड पर्सनल अकाउंट में तभी किया जाएगा ये जब कुछ लेना देना बाकी हो, तभी व्यक्ति का नाम आएगा, तभी उस पर्सन का नाम आएगा, अन्यथा उस पर्सन का पर्सनल अकाउंट क्रिएट ही नहीं होगा बुक्स ऑफ अकाउंट में। ये याद रखना, समथिंग हैज टू बी रिसीव्ड एंड समथिंग हैज टू बी गिवन। कुछ पैसे का लेना देना, मौद्रिक लेन देन बाकी रहेगा तभी व्यक्ति विशेष का अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, अन्यथा नहीं। किसी व्यक्ति से आपको कुछ लेना होता है, देना होता है, तभी तो नोट करते हो, अन्यथा क्यों नोट करते हो। समझ में आ रही बात। तो डेबिट द रिसीवर फ्रॉम बिजनेस, ये नियम है, एंड क्रेडिट द गिवर टू बिजनेस। ऊपर फ्रॉम है बच्चों, नीचे टू है। डेबिट द रिसीवर फ्रॉम बिजनेस, इसका एग्जाम्पल ले लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 1, इसी का एग्जाम्पल है, समझ में आ जाएगी। बहुत ध्यान लगाना बच्चों, पूरा ध्यान बोर्ड पे। क्रेडिट सेल्स, एक एक शब्द का बहुत बड़ा महत्व है अकाउंटिंग के अंदर, ये समझना जरूरी है। और प्रिंसिपल्स पे खरा उतरेगा तभी अकाउंटिंग होगी पर्सनल अकाउंट की, नहीं होगी नहीं तो। ध्यान लगाओ, क्रेडिट सेल्स। अब सेल्स का उपयोग हम तभी करते हैं जब हम गुड्स को सेल करते हैं, जिसमें हम डील करते हैं, हमारा बिजनेस है, ठीक है। और सेल से एक इनकम होती है, आप जानते हैं। टू राम, क्रेडिट सेल टू राम ₹20,000। अब बच्चों मेरी बात सुनिए आप, यहां पर राम को हमने गुड्स बेचे तो हैं, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स लिख दो भले, कोई दिक्कत नहीं है, पर यदि कुछ ना लिखा हो तो भी यही माना जाता है कि आपने बिजनेस के गुड्स को सेल किया है। ₹20,000 कैसे बेचा है? उधारी पर। उधारी मतलब, उधारी का मतलब क्या है? पैसा लेना बाकी है कि नहीं बच्चों? लिखो साथ में मेरे, तभी समझोगे। नोट्स में होंगे जब आपके नोट्स इस तरह से इंटरप्रिटेटिव मैनर में ही लॉजिकल लर्निंग के साथ ही बनेंगे ना, तो हमेशा हमेशा कॉन्सेप्ट और आपकी नींव जो होगी वो बहुत ज़बरदस्त होगी, मजबूत होगी बच्चों। फाउंडेशन बहुत तगड़ा होगा आपका, और आपकी बिल्डिंग बहुत ऐसी खड़ी होगी कि कितने साल बोलूँ, 1000 साल तक नहीं गिरेगी बच्चों। समझ में आई बात? हाँ, आपके जन्म के बाद भी, आपके मरने के बाद भी टिकी रहेगी वो। इसलिए इसी तरह से समझो, क्रेडिट मतलब उधारी पर, मतलब पैसा सेल किया है तो लेना बाकी है, लेना बाकी है। मतलब क्रेडिट का मतलब उधार, उधार मतलब बेचा, मतलब इनकम है, इनकम है ये। उधारी पर बेचा किसको? राम को। राम एक पर्सनल अकाउंट है क्या? बताओ बच्चों मुझे, पर्सन है क्या? हाँ सर ये पर्सन है। तो इस पर्सन से बच्चों आपको पैसा लेना बाकी है क्या किसी एक पर्सन से? यस सर, बिल्कुल, बात समझ में आती है सर। ये हो गया राम, ये हो गया राम, और ये हो गया बिजनेस। समझना बच्चों, ये है बिजनेस। हमने इसको सेल किया, सेल कर दिया, कितने का? 20,000 रुपए का गुड्स। क्या इसने रिटर्न में आपको कुछ दिया, पैसा दिया? नहीं दिया, नहीं दिया सर, 20,000 रुपए लेने थे, नहीं दिए इस नालायक ने। तो क्या इससे आपको पैसा लेना बाकी है? यस सर, इससे पैसा लेना बाकी है। तो पर्सनल अकाउंट की एंट्री की जाएगी क्या? पर्सनल अकाउंट मतलब मिस्टर राम को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मिस्टर राम को रिकॉर्ड किया जाएगा क्या?
यस सर, उसे रिकॉर्ड किया जाएगा क्योंकि उससे हमें पैसा लेना है। यदि इससे पैसा नहीं लेना होता ना तो हम इसको याद भी नहीं करते, कभी कभी इसको रिकॉर्ड नहीं करते। आई होप सो बात समझ में आ रही होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट इन अ एग्जैक्ट मैनर? व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड यू, व्हाट आई वांट टू इंटरप्रेट यू, बच्चों वो उसी सेंस में समझना जरूरी है। गुड कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि जिस अर्थों में बात समझाई जा रही है उसी अर्थों में सामने वाले को समझ में आए। जिस भाषा का मतलब नहीं है यहाँ पर, कम्युनिकेशन में भाषा का कोई भी रोल नहीं होता है। लैंग्वेज का एक रोल तो होता है बट इंटरप्रिटेशन का रोल होता है। मेरे हाव भाव से किसी भी तरह से जो भी आप मैं उस जिस सेंस में आपको समझाना चाह रहा हूँ उस सेंस में आपको बात समझ में आती है तो वो बोलते हैं कम्युनिकेशन डेवलप हुआ। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन डेवलप हो रहा होगा। आई होप सो। क्रेडिट मतलब उधारी पर पैसा लेना बाकी है, क्योंकि सेल किया है, इनकम है, यानी कि राम को जो सेल किया है तो राम से पैसा लेना बाकी है। तो जब किसी पर्सन से, किसी पर्सनल अकाउंट से, किसी व्यक्ति विशेष से बिजनेस को पैसा लेना या पैसा देना बाकी होता है तो सर उस पर्सन के अकाउंट्स को, उस पर्सन के अकाउंट को, शॉर्ट में अकाउंट को लिखते हैं ऐसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का रूल सेटिस्फाई होता है जबरदस्त तरीके से। ये नोट कर लेना बच्चों, अब इसको रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा वो समझते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओगे, यहां पर राम अब रूल लगाते हैं रिकॉर्डिंग का। अच्छा पर्सनल अकाउंट का रूल लगाना है सर रिकॉर्ड करने का। डेबिट द रिसीवर फ्रॉम बिजनेस। मिस्टर राम ने क्या रिसीव किया बिजनेस से? एरो देखो ये बच्चों ये गुड्स हैं, ये गुड्स जो हमारे बिजनेस से मिस्टर राम की तरफ जा रहे हैं। तो क्या राम रिसीवर फ्रॉम बिजनेस हुआ कि नहीं हुआ? बिजनेस से इसने कुछ रिसीव किया कि नहीं किया? फ्रॉम मतलब से, फ्रॉम मतलब से, किससे? बिजनेस से उस पर्सन ने कुछ रिसीव किया क्या? यस किया। और उसके रेस्पेक्ट में पैसा लेना देना बाकी भी है क्या? यस है। तो पहली कंडीशन तो सर रिसीवर या गिवर वाली चेक करनी है, और दूसरी हाँ अकाउंटिंग तभी की जाएगी, डेबिट और क्रेडिट तभी किया जाएगा जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। दो कंडीशन कौन सी है? पहला रिसीवर और गिवर टू द बिजनेस होना चाहिए। रिसीवर होगा तो डेबिट, गिवर होगा तो क्रेडिट। पर होगा कब? जब दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ये प्लस है बच्चों, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो ना तो डेबिट किया जाएगा ना ही क्रेडिट किया जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है? पैसा लेना या देना बाकी होना चाहिए। हिंदी में लिख डालो बेटा, इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में लिख दो। अमाउंट इज लेफ्ट टू बी पेड और टू बी रिसीव्ड। ये दोनों कंडीशन से सेटिस्फाई होगी तभी और तभी सर हम उस पर्सनल अकाउंट की अकाउंटिंग करेंगे, अन्यथा अकाउंटिंग नहीं करेंगे। चाहे वो रिसीवर और गिवर है पर उससे पैसा लेना देना बाकी नहीं है तो सर उसकी अकाउंटिंग बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं होगी। तो यहाँ पर मिस्टर राम को बच्चों क्या किया जाएगा? डेबिट। तो ऐसे लिखा जाता है उसको। राम को क्या किया जाएगा मैं बता देता हूँ एक बार। डेबिट, DR, डेबिट स्टैंड फॉर DR। रिसीवर फ्रॉम बिजनेस आर डेबिटेड। अब बच्चों एक्चुअल में डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि इक्वल सम से यदि आपने डेबिट किया है 20,000 से राम को डेबिट किया है तो उसी इक्वल सम से कुछ ना कुछ क्रेडिट भी होना चाहिए, यानी कि CR भी होना चाहिए सर 20,000 से। तो बच्चों अभी हम पर्सनल अकाउंट पढ़ रहे हैं, पर यहां पर जब पूरी अकाउंटिंग की जाती है ना, तीनों रूल पढ़ने के बाद, पर्सनल, रियल, नॉमिनल तीनों पढ़ने के बाद हमें चीजें समझ में आती है। और अकाउंटिंग जो एंट्री होती है वो तीनों की कलेक्टिवली होती है। किसी में पर्सनल अकाउंट डेबिट इंपैक्ट डाल रहा होता है, कहीं पर क्रेडिट में नॉमिनल अकाउंट इंपैक्ट डाल रहा होता है, कहीं पर डेबिट में नॉमिनल अकाउंट इंपैक्ट डाल रहा होता है, क्रेडिट में पर्सनल अकाउंट इंपैक्ट डाल रहा होता है। डेबिट में कहीं रियल अकाउंट का इंपैक्ट होता है, क्रेडिट में कहीं पर्सनल या नॉमिनल का होता है। तो मिक्स होता है बच्चों। तो यहाँ पर जो ये इनकम है ना, इनकम, तो बच्चों ये आप जानते हो नॉमिनल अकाउंट है। क्या है बच्चों? ये नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि एक्सपेंसेस और इनकम को नॉमिनल अकाउंट में कवर किया गया था। और सेल इज ए काइंड ऑफ इनकम। और बच्चों एक बात मैं बता दूं आपको कि इनकम को करते क्या है? इनकम को बच्चों क्रेडिट करते हैं बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। किस नाम से क्रेडिट करते हैं? उस इनकम के नाम से। उसका नाम क्या है? सेल्स अकाउंट। समझ में आ रही बात? तो इस पर अभी जोर मत देना, इसको मेरे को बहुत अच्छे से समझाना है। केवल और केवल सेल्स अकाउंट क्रेडिट तभी होता है, कब होता है वो भी मेरे को समझाना है, ठीक है?
तो अभी तो केवल ये चीज़ समझिए कि राम डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट होगा। तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी यहाँ पर करके मैं बताता हूँ। इस तरह से एंट्री होती है बच्चों, राम अकाउंट को शॉर्ट में AC, फिर DR का साइन, यहाँ पर स्पेस देना है थोड़ा थोड़ा बीच में, ठीक है। फिर एक अमाउंट का कॉलम होता है, जनरल बुक जब हम बनाते हैं डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, इस तरह से होता है। तो डेबिट में लिख दो 20,000 और इक्वल्स हमको क्रेडिट भी करना है। तो क्रेडिट कैसे करते हैं बच्चों, CR नहीं लिखा जाता है ना, जैसे राम है तो इसके नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर यहाँ पर लिखा जाता है 2, क्रेडिट को डिनोट करता है 2। ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान लगाना पूरा, ठीक है। क्रेडिट का मतलब 2 सेल्स अकाउंट, इस DR के नीचे आप लिख दीजिए अकाउंट और इस अकाउंट के नीचे लिख दीजिए आप दूसरे अकाउंट का नाम। तो फर्स्ट अकाउंट का नाम ये हो गया, सेकंड अकाउंट का नाम जो है वो है। डेबिट जो है उसको आगे से लिखते हैं और क्रेडिट जो है उसको 2 कर कर नीचे से लिखते हैं। इस तरह से ये जनरल एंट्री की जाती है और क्रेडिट के सामने यहाँ पर क्रेडिट साइड में 20,000। तो इस तरह से जनरल एंट्री होती है। डिटेल में समझाऊंगा, इसकी टेंशन भी मत लेना, बस डेबिट और क्रेडिट को रिकॉर्ड इस तरह से किया जाता है। रिसीवर फ्रॉम बिजनेस था राम, पैसा लेना देना बाकी था उससे, इसलिए उसको डेबिट करना था, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट में नाम आना था, अमाउंट भी आ गया। तो इक्वल अमाउंट से कुछ क्रेडिट भी होना बाकी था, डेबिट में लिख दिया, तो कुछ क्रेडिट में भी लिखना जरूरी है। क्रेडिट को कैसे लिखते हैं सर, क्रेडिट को 2 कर लिखते हैं, थोड़ा सा ऊपर से स्पेस छोड़कर 2 कर, ऐसे स्पेस की जगह नहीं बनानी आपको, इस तरह से स्पेस छोड़कर आपको 2 कर सेल्स अकाउंट यानी कि दूसरे अकाउंट का नाम लिखना है। दूसरा अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। यहाँ पर रियल अकाउंट भी इंपैक्ट आ रहा है और नॉमिनल अकाउंट भी इंपैक्ट आ रहा है। मैंने आपसे बताया कि डेबिट और क्रेडिट में तीनों में से किसी भी अकाउंट का इंपैक्ट आ सकता है। डेबिट में रियल भी आ सकता है, क्रेडिट में भी रियल आ सकता है, डेबिट में नॉमिनल आ सकता है, क्रेडिट में रियल आ सकता है, मतलब मिक्स हो जाएगा ये, है ना, तीनों। सेल्स यानी कि क्रेडिट इस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है बच्चों, अभी पढ़ेंगे, अभी हम पर्सनल अकाउंट ही पढ़ रहे हैं अभी। नॉमिनल अकाउंट का रूल ये होता है कि वहां पर इनकम को क्रेडिट करते हैं और एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं बच्चों। अब क्यों करते हैं, क्या करते हैं, डिटेल में देखेंगे, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। अब देख लेते हैं कुछ इसके बाद सेकंड एग्जांपल, देख लेते हैं बच्चों, इसको मैं रब कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। अब मान लो राम से 20,000 में से 10,000 मिल गए सर, क्या हुआ, 20,000 में से 10,000 मिल गए। ध्यान लगाना बच्चों पूरा। ट्रांजैक्शन नंबर 2, कैश राम ने दे दिए, रिसीव्ड फ्रॉम राम। ये क्या है सर, ये ट्रांजैक्शन है, ₹10,000 एज ए पार्ट पेमेंट, मतलब 20 लेने थे, उसमें से 10 मिल गए, 10,000 मिल गए सर। तो राम बच्चों, अब देखो ये था राम, है ना, और ये है बिजनेस। राम से कितने पैसे लेने थे, 20,000 लेने थे। राम ने दिए कितने, राम ने कितने दिए, 10,000। तो अब यहाँ राम बिजनेस के लिए क्या हो गया बताओ मुझे, पर्सनल अकाउंट के हिसाब से राम से पैसा लेना देना बाकी था क्या ओरिजिनली, हाँ। तो राम का अकाउंट बिजनेस में ओपन हो चुका था क्या, हाँ हो गया था सर, डेबिट हुआ था। अब राम से कुछ पैसा मिल रहा है, तो बिजनेस के लिए क्या है, राम क्या है, बिजनेस के लिए राम क्या है, राम इज गिवर। अब क्या हो गया, राम गिवर टू द बिजनेस। बिजनेस के लिए राम क्या हो गया, गिवर। और गिवर को करते क्या है, बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बिजनेस के हमें अकाउंटिंग बिजनेस की बुक्स में करनी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गिवर को करते हैं सर क्रेडिट, तो क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अच्छा सर 20,000 से राम को कर देंगे हम क्रेडिट, 20,000 से राम को हम कर देंगे क्रेडिट, ठीक है सर, कर दिया। तो सर 20,000 से ही कुछ ना कुछ डेबिट भी होना चाहिए, तभी अकाउंटिंग सही होगी, सही मानी जाएगी। डेबिट किसे करें, तो बच्चों यहां पर आ क्या रहा है, कैश। बिजनेस में क्या आ रहा है बच्चों, कैश आ रहा है 20,000। अब इसके लिए मुझे रियल अकाउंट समझाना पड़ेगा, तो इस पर जोर मत देना, बस एक बात याद रखना कि राम 20,000 से डेबिट होगा, क्योंकि अभी पर्सनल अकाउंट ही चल रहा है, ठीक है। राम 20,000 से क्रेडिट होगा अभी, क्योंकि पर्सनल अकाउंट चल रहा है। और कैश बच्चों क्या होता है, एक असेट होती है, कैश क्या होती है, एक असेट होती है। असेट मतलब रियल अकाउंट, रियल अकाउंट मैंने कहा था, दूसरा अकाउंट दूसरा भी हो सकता है। यदि क्रेडिट राम हुआ तो डेबिट,
क्रेडिट जो पर्सनल अकाउंट हुआ है, तो डेबिट रियल भी हो सकता है, नॉमिनल भी हो सकता है। तो यहाँ रियल अकाउंट डेबिट होगा बच्चों, क्या होगा, रियल अकाउंट डेबिट होगा। मतलब रियल अकाउंट का रूल क्या होता है वो अभी हम आगे समझेंगे। पर बिजनेस में असेट आती है, बिजनेस में असेट आती है तो बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे डेबिट करते हैं, और बिजनेस से असेट जाती है ना बच्चों, अभी डिटेल में देखेंगे, रियल अकाउंट पूरा नहीं बता रहा हूं मैं, पर यहाँ पर ट्रांजैक्शन इंपैक्ट हो रही है इसलिए बता रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पर आ रही है ना कैश, बिजनेस में कैश आ रहा है, देखो आप, हाँ सर आ रहा है, तो राम को क्या कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, यहाँ पर रियल अकाउंट का नाम लिखा जाता है बच्चों, कैश अकाउंट को यहाँ पर कर दिया जाएगा डेबिट। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, अभी मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको ये समझ में आया हो बस, राम अकाउंट क्रेडिट और वहाँ पर पहली ट्रांजैक्शन में राम अकाउंट डेबिट, समझ में आई बात। अपोजिट अकाउंट क्या किया जाएगा वो मैंने अभी नहीं समझाया, क्योंकि मैंने अभी रियल अकाउंट भी नहीं समझाया, नॉमिनल अकाउंट भी नहीं समझाया, तो उस पर जोर मत देना, केवल इतना समझ में आ गया हो अकाउंट्स का एक पार्ट डेबिट और क्रेडिट वाला जो पर्सनल अकाउंट को इम्पैक्ट कर रहा था वो समझ में आ गया हो, वही पर्याप्त होगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट द पर्सनल अकाउंट। अब बच्चों हम कल जो करने वाले हैं वो रियल अकाउंट की चीर फाड़ कर देंगे पूरी तरीके से, अच्छे से। टेंजिबल रियल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट, क्या क्या होते हैं उसके अंदर, क्या अकाउंटिंग का रूल होता है, कब डेबिट होता है, कब क्रेडिट होता है, वो सीखेंगे। नॉमिनल अकाउंट देखेंगे, बने रहना वीडियोस में बच्चों, बहुत ज़बरदस्त आपकी लाइफ के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही फाउंडेशन को क्रिएट करने वाली, आपकी नींव को मजबूत करने वाले ये वीडियोस हैं, इनको मिस मत करना, बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। नॉमिनल अकाउंट्स भी देखे जाएंगे, एक्सपेंसेस में क्या होते हैं, इनकम्स में क्या क्या होते हैं, कब एक्सपेंस को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है, इनकम को क्रेडिट किया जाता है, डेबिट किया जाता है, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, सब चीज़ें डिटेल में देखेंगे बच्चों, बहुत इंटरप्रिटेटिव मैनर में। बने रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ स्टडीज़।